स्टूडेंट्स, मेरा नाम सूर्यकांत और आज का मेरा वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का ये छठा वीडियो है। ऑलरेडी इस चैप्टर का 5 वीडियो आपके अपने चैनल सूर्या केमिस्ट्री क्लासेस पे डाल दिया गया है। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, पहले उन वीडियोस को आप लोग देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इससे पहले हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करके देखे थे, जो लास्ट वीडियो बनाया गया है। तो वैसे ही हम कॉपर का भी देखेंगे कि कॉपर के बारे में आखिर एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि एक्सट्रैक्शन ही पूछा जाए। हो सकता है कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए, हो सकता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए। तो आप लोग कॉपर को बेसिक से लेकर एक्सट्रैक्शन तक का सफर यहाँ पर इस वीडियो में तय करोगे और देखते हैं कि कॉपर से कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इस वीडियो में आज आपको कॉपर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कॉपर के सिंबल से। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ये तो आपको पता ही होगा। 29 कॉपर क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब कॉपर में प्रोटॉन 29, कॉपर में इलेक्ट्रॉन 29। कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास 63.5 यूनिट, मतलब कॉपर के एटम का मास हो गया 63.5 यूनिट। अब देखते हैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? ध्यान से देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड लास्ट 4s1। ये कॉपर का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्रकार कॉपर एटम में इलेक्ट्रॉन आपका अरेंज होते हैं। यहां देख रहे हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 एंड फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसको जोड़ के देखोगे 2, 8, 10 और 18 कितने हो गए? 28 और 1 29। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 भी होते हैं और 2 भी होते हैं। ये 1 और 2 कैसे होता है, इसके बारे में आप मेरा पहला वीडियो देखें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बना हुआ है। वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 माना जाएगा तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। इस प्रकार कॉपर के 2 वैलेंसी हो गए, एक 1 हुआ और एक 2 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं चार्ज। तो वैलेंसी जो 1 और 2 निकला है वो किस बेस पे निकला है? कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वैलेंसी 1 हुई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वैलेंसी 2 हो गई। इस प्रकार से दोनों स्थिति में कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो लॉस करेगा तो चार्ज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप और पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक का कि कॉपर को आखिर पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, किस पीरियड में रखा गया है। बिना पीरियोडिक टेबल देखे हुए हम इसे कैसे बताएंगे? तो इसके बताने का भी बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कॉपर हमारा पीरियड टेबल में कहां रखा गया है। अब देखिए कॉपर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉपर के डी सबसेल में एंटर करते हैं। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर अगर फाइंड करना हो तो उसका एक तरीका है कि डी सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और जो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1। इन दोनों को क्या कर दीजिए आप? ऐड कर दीजिए। टोटल कितने हो गए? 11। तो कॉपर का ग्रुप क्या हो गया? 11। यानी कि कॉपर को पीरियोडिक टेबल के 11वें ग्रुप में रखा गया है। अब 11वां ग्रुप तो निकल गया हमारा, लेकिन पीरियड कौन सा है? क्योंकि हमारे पास टोटल 7 पीरियड है। तो देखते हैं कॉपर में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड लास्ट इज 4। कॉपर में टोटल 4 सेल है, तो जितने सेल उतना पीरियड।
यानी कि कॉपर का पीरियड हो जाएगा 4। तो अब हम कह सकते हैं कि कॉपर को 11th ग्रुप के 4th पीरियड में रखा गया है। आप पीरियडिक टेबल निकाल कर देख सकते हो, वहां पर आपको कॉपर ही मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंस, कि कॉपर हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कॉपर आपके नेचर में फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट यानी कि कॉपर के फॉर्म में ही मिलता है, और कंबाइंड स्टेट जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। तो जब एक्सट्रैक्शन करना होगा तो हम लोग इसके कंबाइंड स्टेट को देखेंगे। तो कॉपर के और क्या क्या हो सकते हैं, अरे कंबाइंड स्टेट में कॉपर किस फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट देखिए आप लोग कॉपर पाइराइट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है CuFeS2। ये कॉपर का ओर हो गया, या फिर कह सकते हैं कॉपर का एक कंबाइंड स्टेट हो गया। फिर आपका एक होता है क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला Cu2O। एक होता है आपका कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला Cu2S। ऐसे और भी कई सारे कॉपर के ओर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उनमें से ये 3 इंपॉर्टेंट ओर हैं, कॉपर पाइराइट्स, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लांस। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता चल गया कि कॉपर हमारे नेचर में किस फॉर्म में दिया गया है। फ्री स्टेट में तो ऐसे ही निकाल लिया जा सकता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट से उसे हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो एक्सट्रैक्शन में यहाँ पर कुछ टर्म है जिसके सहारे हम कॉपर को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका कंसंट्रेशन, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। हम लोग यहाँ पर कॉपर पाइराइट्स ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि इससे जो कॉपर हमें मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का कॉपर होता है। तो कॉपर पाइराइट से एक्सट्रैक्शन का पहला टर्म क्या है आपका कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण। सबसे पहले हम लोग कॉपर पाइराइट्स ओर को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट क्यों करते हैं, तो आप लोग को कंसंट्रेट टर्म में बताया गया है कि कंसंट्रेट सल्फाइड ओर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सल्फाइड ओर में सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज पाए जाते हैं। तो कंसंट्रेट करने का टर्म, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर को प्लोराइज्ड करते हैं। प्लोराइज्ड दैट मींस उसे चूर्ण करते हैं, डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉपर का जो और कॉपर पाइराइट्स है वो बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। तो सबसे पहले उसे हम डस्ट बनाते हैं, यानी कि चूर्ण करते हैं, जिसे क्या कहा गया है, प्लोराइज्ड करते हैं। उसके बाद हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा, फिर बाद में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कॉपर पाइराइट्स ओर को कंसंट्रेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉपर पाइराइट्स ओर को प्लोराइज्ड करके, पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के जरिए, फिर बाद में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। अब हमारा ओर कंसंट्रेट हो गया, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटीज थे जो इनस्टेबल टाइप के थे, वो बाहर निकल गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब जारन। अब हम लोग कॉपर पाइराइट्स ओर का रोस्टिंग करते हैं। यहां पर देखिए रोस्टिंग का जो होता है वो 3 टर्म में यहां पूरा होता है। फर्स्ट ए में क्या है आपका, हमारे कॉपर पाइराइट्स ओर में सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी भी जैसे इंप्योरिटीज मिक्स होते हैं। तो जैसे इसका हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल हर्थ फर्नेस में, ध्यान सुनोगे, मल्टीपल हर्थ फर्नेस, जिसे कई तल वाली भट्ठी भी कहा जाता है, उसमें इस कंसंट्रेट ओर को रखकर गर्म हवा के जरिए उसे हीट किया जाता है। रोस्टिंग में मल्टीपल हर्थ फर्नेस में कंसंट्रेट ओर को रखकर गर्म हवा के जरिए हीट किया जाता है, जहां पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शंस देखते हैं। नंबर 1 में सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी जो इंप्योरिटीज के फॉर्म में कॉपर पाइराइट्स ओर में हैं, वो सबसे पहले वेपराइज्ड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे
बाहर निकल जाते हैं। मतलब सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, ये सब वेपराइज्ड ऑक्साइड है। आर्सेनिक भी और एंटीमनी भी, आर्सेनिक As2O3, एंटीमनी Sb2O3। तो एक टर्म हमारा कंप्लीट हो गया रोस्टिंग का। इसमें 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी वेपराइज्ड ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उससे बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं बी में। जब हम मल्टीपल हर्थ फर्नेस में ओर को रखकर गर्म करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा ओर भी क्या होगा, वो भी हीट होगा। तो जो हमारा पाइराइड्स ओर है CuFeS2, ये पाइराइड्स ओर भी सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। O2 से रिएक्शन करके Cu2S, Fe और SO2 बनाता है। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपका, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद Cu2S और FeS, तो Cu2S और FeS आपका बना। जिस प्रकार से रोस्टिंग में पैराइड्स और भी बर्न होकर आपका सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो गया है, फिर ये सल्फाइड्स जो बना है Cu2S और FeS, इसका कुछ भाग बर्न होकर हीट होकर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सी में इसके कुछ अंश यानी Cu2S और FeS का कुछ भाग यहां पर हीट होगा, जो किस तरीके से करेगा, O2 से। फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस करके बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर जाकर हमारा रोस्टिंग टर्म कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं कि रोस्टिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास कौन कौन से मैटर बचते हैं। तो हम देखते हैं आफ्टर रोस्टिंग प्रोसेस वी गेट अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर प्राप्त करते हैं, इसका कुछ अंश बचा हुआ है अभी भी, Cu2S FeS और Cu2O FeO, Cu2O एंड FeO। मतलब रोस्टिंग के बाद हमें कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का एक मिक्सचर प्राप्त होता है। अब हमारे पास पायरेट्स और नहीं रहा, ये 4 चीज हमारे पास हैं और इनसे हमें फिर क्या निकालना है, कॉपर निकालना है। रोस्टिंग प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट है। अब रोस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसका स्मेल्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड में स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रद्रावण। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 4 चीज रोस्टिंग के बाद जो प्राप्त हुआ है, इसे हम एक साथ मिलाकर सिलिका के साथ इसको ऐड करके फिर से एक फर्नेस में इसे डालकर तेज हवा के सहारे इसे गर्म करते हैं। स्मेल्टिंग में भी हम लोग एक फर्नेस में रोस्टेड मटेरियल को डालकर तेज बालू के साथ मिलाकर तेज हवा के साथ उसे गर्म करते हैं। वहां पर क्या होता है, FeS का कुछ भाग Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड, इसका कुछ भाग Cu2O से रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखोगे, FeS का कुछ भाग यानी कि अभी भी FeS और बचा हुआ है, Cu2O पूरे Cu2O से भी क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आयरन ऑक्साइड और जो पहले से हमारा आयरन ऑक्साइड है, ये सब आपस में इकट्ठा होकर सिलिका यानी जो बालू हम लोग इससे मिक्स किए थे, उससे ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और इससे रिएक्शन करने के बाद
आयरन सिलिकेट नाम का स्लैग फॉर्म करेगा। स्लैग यानी कि धातुमल, एक प्रकार का धातु का गंदगी। जैसे ही स्लैग बनेगा ये वहां से बाहर निकल जाएगा। स्लैग का नेचर ही होता है कि जब कभी भी किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में स्लैग फॉर्म करते हैं तो वहां से वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो वहां से बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए हमारे पास अब क्या क्या बचा। अब हमारे पास FeS तो कुछ खत्म हुआ था, यानी FeS अभी बचा हुआ है कुछ भाग। C2O कंप्लीट खत्म हो गया है, FeO भी कंप्लीट हो गया है। तो क्या बचा है Cu2S। तो स्मेल्टिंग के बाद हमें FeS तथा Cu2S का एक मिक्सचर प्राप्त होता है। ये मिक्सचर अब तो कुछ तो छोटा हो गया पहले से, इसे हम लोग कॉपर मैटे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉपर मैटे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर मैटे कौन कौन से कंपाउंड का मिक्सचर है, तो Cu2S और FeS का। स्मेल्टिंग के बाद हमें FeS और Cu2S का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कॉपर मैटे कहते हैं। और अब इस कॉपर मैटे का बेसमिराइजेशन करेंगे तब हमें कॉपर मेटल प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसमिराइजेशन। तो अब कॉपर पाने के लिए कॉपर मैटे का हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसमिराइजेशन। अब करते हैं नेक्स्ट बेसमिराइजेशन। तो स्मेल्टिंग के बाद हमें क्या मिला था, कॉपर मैटे मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा 4 बेसमिराइजेशन, यानी कि बेसमिरीकरण। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉपर मैटे हमें द्रवित यानी मोल्टेन फॉर्म में जो प्राप्त हुआ है, इस मोल्टेड कॉपर मैटों को थोड़ी सी सिलिका के साथ मिलाकर इसे पुनः एक फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं, जहां पर वायु का तेज झोंका दिया जाता है। और उस वायु के तेज झोंके में जो हमारा कॉपर मैटे में FeS यानी आयरन सल्फाइड जो है, ये आयरन सल्फाइड वायु से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO बनाएगा और सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। फिर ये FeO आयरन ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट सिलिका से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट यानी कि आयरन सिलिकेट नामक स्लैग बनाएगा। और जैसा कि पहले बताया गया है, जो भी स्लैग होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। आयरन सिलिकेट वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका FeS तो यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, साइड हो गया। कुछ मात्रा में हमारा Cu2S भी ऑक्सीडाइज्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ मात्रा में Cu2S ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या बनाएगा, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कुछ मात्रा में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब कुछ मात्रा में अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ है। तो वो जो बचा हुआ Cu2S है वो और ये Cu2O दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, कॉपर और कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देखिए कॉपर हमें प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है वैसे ही ये सॉलिड कॉपर के फर्स्ट लेयर पर जाकर अटक जाता है, फंस जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से कंप्लीट बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से सॉलिड कॉपर के ऊपर छोटे छोटे फफोले यानी कि ब्लिस्टर निकल आते हैं, जिसको आप लोग फोका भी कह सकते हो। एक प्रकार से फफोले वहां सब जगह निकल जाते हैं। फफोले निकलने के कारण हम लोग उस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर या फिर फफोलेदार तांबा कहते हैं। फफोले निकलने के कारण, ब्लिस्टर निकलने के कारण उस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। जो कॉपर हमारा 98% प्योर होता है, इसमें अभी भी इंप्योरिटीज है, तो इस 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग
वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाइड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम इस ब्लिस्टर कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिससे कैथोड पर हमें 99.8% प्योर कॉपर मिल जाता है और जो इम्प्यूरिटीज होती है वो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में जमा हो जाता है। एनोड मड मीन्स कचरा, तो एनोड मड में वो जमा हो जाता है और कैथोड पर हमारा 99.8% प्योर कॉपर मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें, आज कॉपर को हम लोग अपडेट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।